नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मनुडा एजुकेशन पर। तो आज हम लेकर आए हैं NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ आ चुकी है। जो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में, इंदिरा गांधी जो उस समय 1968 में आई थी NEP। और उसके बाद आई थी NEP 1986, राजीव गांधी, नींव का पत्थर भी कहते हैं इसे। और सबसे नवीनतम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, रीट लेवल की दृष्टि से, वो है NEP 2020, नरेंद्र मोदी के टाइम की ये नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता, कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। तो UNO द्वारा सतत विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य नवंबर 4 को प्राप्त करने के लिए शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। तो जो कि SDG 04 है, उसको प्राप्त करने के लिए UNO द्वारा सतत विकास कार्यक्रम के प्रारंभ किया गया। दोस्तों याद रखना, UNO द्वारा सतत विकास कार्यक्रम पर प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? UNO के द्वारा। तो इसके जो उद्भव है, तो उद्भव कैसे हुआ NEP 2020 का? तो जनवरी 2015 में MHRD मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति निर्माण की घोषणा की गई। उसमें शिक्षा नीति के निर्माण हो चुका है, इसकी घोषणा की गई। मई 2016 अध्यक्ष नियुक्त TS सुब्रमण्यम। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना चाहो तो रख लो। बाकी 24 जून 2017 नीति निर्माण समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल सदस्य 9 थे। दोस्तों याद रखना, नीति निर्माण समिति के सदस्य कितने थे? तो 9। अध्यक्ष थे कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन और सचिव थे रेणु स्वरूप। दोस्तों एक नोट है जो आप ध्यान रखना, 31 मई 2019 को शिक्षा नीति वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई ताकि समीक्षा की जा सके। तो 31 मई 2019 को ये शिक्षा नीति वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई ताकि इसका पूरा विवरण कर सकें हम। बाकी 19 जुलाई 2020 को राष्ट्र को ये शिक्षा नीति समर्पित की गई। और श्री रमेश पोखरियाल निशंक और श्री प्रकाश जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्री रहे थे उस समय। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि इस शिक्षा नीति में 27 अध्याय हैं और भाग 4 है। तो 4 में सबसे पहले स्कूली शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, क्रियान्वित की रणनीति है। दोस्तों NEP 2020 का विजन है कि किस प्रकार हमें इसे देखना चाहिए। तो नॉलेज के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाना है, कि भाई भारतीय लोग नॉलेज के अंदर सुपर हो। तो ये चीज़ इस शिक्षा नीति का विजन है। भारतीयों को ग्लोबल सच्चे नागरिक बनाना है, भारतीयों को ग्लोबल पर सच्चे नागरिक बनाना है और उनके ज्ञान भर देना है। और NEP 2020 के आधारभूत स्तंभ या सिद्धांत कौन से थे? तो सबसे पहले देखते हैं। तो याद रखना आपने AAA और EQ। A यानी कि एक्सेस यानी पहुंच, फिर एक दूसरे A का मतलब है वहनीयता या फिर किफ़ायती, एफर्डेबिलिटी। आगे हम बात करते हैं तीसरे A के बारे में, तो वो है उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता। आगे हम बात करते हैं E समानता, और बाकी बात करते हैं हम गुणवत्ता, क्वालिटी। तो AAAEQ। तो आपको ये चीज़ याद रखना। और क्वालिटी इसके अंदर भी आती है दोस्तों, क्योंकि क्वालिटी होता है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों। आगे हम बात करते हैं शिक्षा नीति की विशेषताएं। तो इस शिक्षा नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं? दोस्तों ये शिक्षा नीति अभी लागू करने की बात चली रही है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इस शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या हैं? तो MHRD जिसका अर्थ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों बहुत याद करने की बात है, MHRD का अर्थ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भंग करके शिक्षा मंत्रालय MOE। तो दोस्तों MOE का अर्थ होता है शिक्षा मंत्रालय MOE की स्थापना। तो MHRD को भंग करके MOE की स्थापना करना। प्रथम शिक्षा मंत्री, दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक। वर्तमान में शिक्षा मंत्री दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो है श्री धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान है जो अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। आगे हम बात करते हैं शिक्षा का बजट बढ़ाकर 6% किया जाए। जो शिक्षा का बजट है उसको बढ़ाकर 6% कर दिया जाए। और नई पद्धति, दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो NEP के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन बनना पूरी संभावना है कि नई पद्धति 5-3-3-4 को लागू करने। दोस्तों आप 53-34 याद रख सकते हो या 5334 भी याद रख सकते हो, लेकिन आपको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। 5-3-3-4 को लागू करना, अर्थात 3 से 18 साल के बच्चों के लिए 15 वर्षीय शिक्षा पद्धति को लागू करें। कि जो 3 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए 15 वर्षीय शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए। बाकी आगे बात करते हैं। तो सेकेंडरी स्टेज
4 वर्ष के लिए जो कि 14 से 18 वर्ष शिक्षा कक्षा 9 से 12 तक, जो 9 से 12 तक बच्चे होते हैं उनकी आयु 14 से 18 वर्ष हो, उन्हें हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। दोस्तों याद रखने वाली बात है, 4 वर्ष से सेकेंडरी स्टेज के अंदर 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उसके अंदर। आगे हम बात करें मिडिल स्टेज, जो 3 वर्ष, उससे जैसे कि 11 से 14 वर्ष शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, नीचे से लेके चलते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल के बच्चों के लिए हैं, जो कि 3 से 8 वर्ष के हैं, जो 5 वर्ष के इसके अंदर आते हुए हैं। तो पूर्व प्राथमिक जो 3 से 5 हैं, और स्कूल 6 से 8 कक्षा 1-2। तो दोस्तों स्कूल 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए हैं कक्षा 1-2, 6 से 8 बच्चों को कक्षा 1-2 में ही रहना चाहिए। और पूर्व प्राथमिक 3 से 5 साल, जो पूर्व प्राथमिक है, याद रखना दोस्तों, प्राथमिक अलग होता है, पूर्व प्राथमिक अलग होता है। तो 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 5 क्लास के बच्चों के लिए हैं ये पूर्व प्राथमिक। बाकी हम बात करते हैं आगे प्री प्रेटरी स्टेज, तो 3 वर्ष इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि 18 से 11 वर्ष, यानी 18 से 11 वर्ष के बालक शिक्षा 3 से 5 तक दी जाए। आगे हम बात करते हैं मिडिल स्टेज, जो कि 3 वर्ष हैं, जो कि 11 से 14 वर्ष के बालकों के लिए हैं, और उनको शिक्षा 6 से 8 तक दी जाए। तो 6 से 8 से कक्षा की शिक्षा 11 से 14 वर्ष के बालकों को दी जाए। सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो 4 वर्ष के लिए हैं, 14 से 18, और इसके अंदर शिक्षा आती है 9 से 12। उपरोक्त पद्धति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2022 को PM SHRI योजना प्रारंभ की। तो SHRI योजना को आप फुल फॉर्म याद रखें, इसका अर्थ होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। दोस्तों याद रखने वाली बात है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। आगे हम इसका प्रारंभ देखें तो 5 सितंबर 2022 को ये प्रारंभ होती है। और दोस्तों ये चीज़ याद रखना, इसको जो प्रारंभ कब की गई, तो 5 सितंबर 2022 को PM SHRI योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की शुरुआत होती है। और प्रत्येक बालक स्तर पर 2 स्कूल संचालित किए गए हैं, और प्रत्येक बालक जो ब्लॉक है, बालक क्या, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अभी न्यू यूट्यूब स्टार्ट किया है तो थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है। बाकी दोस्तों थोड़ी नॉइस आती है तो उसको ज़रूर नज़रअंदाज करें, क्योंकि हम पढ़ने से मतलब रखते हैं। दोस्तों प्रत्येक ब्लॉक पर 2 स्कूल संचालित किए गए, जिसमें PP से कक्षा 8 तक, और पूर्व प्राइमरी से कक्षा 8 तक, और पूर्व प्राइमरी से कक्षा 12 तक 2 स्कूल संचालित किए गए हैं। बाकी हम बात करते हैं NEP 2020 के जो अध्याय हैं उसके लिए शिक्षा, तो इसके अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक पढ़ते हैं ECC। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है NEP, और हमारे NEP आने के पूरे चांस से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए NEP को बहुत हल्के में ना लें दोस्तों। तो पहला अध्याय ये ECC, तो इसके अंदर प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। दोस्तों इसका पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। तो इसके लक्ष्य हैं 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको 2030 तक ECCE उपलब्ध कराया जाएगा, यानी प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के अध्याय हैं। बाकी हम बात करें शिक्षा, तो औपचारिक शिक्षा है और अनौपचारिक शिक्षा है। तो औपचारिक शिक्षा दें 3 से 8 वर्ष के बालकों के लिए, जिसे आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, नर्सरी स्कूल, यानी खेल कूदों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें थोड़ा। और औपचारिक शिक्षा 6 से 8 को, जिसको स्कूल बोलते हैं, तथा 6 से 8 वर्ष के बालकों को कक्षा 1 और 2 में होना चाहिए। बाकी हम बात करें पाठचर्या, तो NCFS 2022 इसे ECC भी कहा जाता है, जो दोस्तों हमारा पहला अध्याय है, इसे ECCE भी कहा जाता है, पाठ्यचर्या NCF 2022 को। तो 6 वर्ष तक के बच्चों को में 85% मस्तिष्क विकसित हो जाता है। और आगे हम दूसरे अध्याय के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले जो पाठ्यचर्या NCF 2022 है, तो इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों में 85% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो ये इसके अंतर्गत थोड़ी याद रखने वाली बात है। बाकी दोस्तों इसको थोड़ा छोटा मोटा पढ़ ले, इतना हार्ड पेपर आने वाला नहीं है। बाकी हम बात करते हैं अध्याय 2, तो FLN, तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। दोस्तों बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान इसके अंदर दिया जाता है। तो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई
हमारे अध्याय भी पूछ सकते हैं कि अध्याय 2 क्या है, तो FLN याद रख लेना, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। दोस्तों इसका लक्ष्य है 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना व संख्याओं का ज्ञान कराना, यानी उनको पढ़ाई लिखाई और संख्याओं का एटलीस्ट ज्ञान हो जाए। बाकी हम बात करते हैं इसके उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया गया जिसका निपुण भारत मिशन। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, निपुण भारत मिशन किस लिए चलाया गया, तो जो अध्याय 2 है FLN, इनकी जो जिसके सामने जो शर्तें हैं उनको पूरा करने के लिए निपुण भारत मिशन चलाया गया है, जो कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना व संख्या को ज्ञान कराने पर आधारित है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया मिशन है निपुण भारत मिशन। तो इसे पूछ सकता है अध्याय 2 के अंदर कौन सा मिशन चलाया गया, तो निपुण भारत मिशन आप बता सकते हो। आगे हम बात करें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करता है, यानी कि जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है वो क्या करता है, तो उसके का लक्ष्य है कि कक्षा 1 में जो प्रवेश लेते हैं बच्चे उनको औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। इसकी अवधि है 12 सप्ताह या 3 माह। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखना। आगे हम बात करते हैं अध्याय 3 के बारे में, तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो दूसरे अध्याय का नाम FLN है और तीसरा अध्याय का नाम शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। दोस्तों शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों को संख्या कम करे, यानी कि जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको वापस लेकर आएँ, ये अध्याय 3 के अंतर्गत है। यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो और सभी तक शिक्षा पहुंच सके, अर्थात शिक्षा बिना तो बच्चा अधूरा ही है, इसलिए ड्रॉप आउट बच्चों को संख्या की कम किया जाए, यानी कि उनको ड्रॉप आउट होने से बचाया जाए। आगे हम बात करते हैं JER, तो GER का अर्थ है दोस्तों, GER का अर्थ है ग्रॉस एनरोलमेंट रेटियो। तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ आप याद रख लेना, इंग्लिश भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन आप इंग्लिश में इतना याद न रखें तो भी हिंदी में याद जरूर रखें, सकल नामांकन अनुपात। तो दोस्तों इसका लक्ष्य है 2030 तक GER 100% हो जाए। तो दोस्तों GER 100% करने का लक्ष्य है 2030 तक। बाकी चौथे अध्याय के बारे में हम बात करें तो पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र, तो विषयों के चुनाव में लचीलापन लाए, बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास हो, यानी कि इसके जो लक्ष्य है कि बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास हो। अध्याय 4 के अंतर्गत जिसका अर्थ है पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र, तो विषयों के चुनाव में लचीलापन भी लाना इसकी जरूरी है। कक्षा 5वीं तक के मातृभाषा में तथा आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक भी पढ़ाया जा सकता है, यानी कि कक्षा अध्याय 4 के अंदर बताया गया है कि बच्चे जो कक्षा 5 है वहाँ तक मातृभाषा में ही उनको पढ़ाया जाए, और ज़रूरत पड़े अगर फिर भी बालक को ज़रूरत पड़ रही है, वो सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो कक्षा 8 तक इसको पढ़ाया जा सकता है। बाकी योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाए, यानी जोड़ बाकी की जगह आप रचनात्मक आकलन दे सकते हैं, इनको कुछ चीज़ बताकर उनको रचना करने पर बल दे सकते हैं। और बहुयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाए, अर्थात 360 का आकलन हो, यानी कि 360 का आकलन हो बहुयामी होलिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्ड के अनुसार ये तैयार किया जाए। और नवीन पद्धति, आपको नवीन पद्धति दोस्तों बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई नवीन पद्धति क्या है, तो 5-3-3-4 के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। तो दोस्तों आप ध्यान रख लेना कि 5-3-3-4 यानी कि बाद में आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो, यानी कि 1 वर्ष में 2 बार आप बोर्ड परीक्षाएं दे सकते हैं, जैसे बोर्ड परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं और सुधार परीक्षा, यानी पहले आप मुख्य परीक्षा दें और अगर फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो सुधार परीक्षा भी दे सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो सप्लीमेंट्री आती है लगभग उसी का सिस्टम है दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं राष्ट्र स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहा जाएगा, यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करें, जिसे परख कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये परखने के लिए स्थान है। तो बाकी आगे हम बात करें, एक नोट ध्यान रख लेना दोस्तों, राजस्थान में इसे असेसमेंट सेल यानी आकलन प्रकोष्ठा कहा गया है दोस्तों, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आगे हम बात करें, यह RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित है। तो RSCERT किसके द्वारा संचालित है?
RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित हैं दोस्तों। बाकी हम अध्याय 5 के बारे में बात करें तो शिक्षक, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे में सारे आपको जो बाल कल्याणकारी योजनाएं हैं या फिर जो दोस्तों मेरे पास बहुत ही अच्छे नोट्स पड़े हैं शिक्षण विधियों के, वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें, इस चैनल से जुड़ जाए दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि 10-15 दिन में आपके इतने खतरनाक तरीके से मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा ना कि आप आकर बोलोगे सर आपने पढ़ाया वो का वो ही है। दोस्तों इतना मुश्किल ना समझिए इस रीट प्री को, आसानी है लेकिन पढ़ने वाले समझदार, आपको समझ डेवलप जरूर होनी चाहिए। और मैं जो कि नो बकवास करे उसके अंदर ध्यान रखता हूँ दोस्तों, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वो चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट करें और मैं ऐसी वीडियो ज़रूर आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों अध्याय 5 शिक्षक टीचर, 2020 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, यानी कि 2030 तक जो न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय हैं वो एकीकृत बीएड डिग्री यानी कि 4 साल की बीएड हो जाएगी। और सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक का अनुपात 30 यानी 30 बालकों पर 1 शिक्षक होगा सामान्य क्षेत्रों में। और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 25 पर 1 होगी, क्योंकि दोस्तों उनकी शिक्षा थोड़ी कमजोर है तो उनको कम बालक चाहिए और 1 शिक्षक चाहिए। सतत व्यावसायिक विकास CPD के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य, यानी कि 50 घंटे न्यूनतम शिक्षक को प्रशिक्षण देना चाहिए। और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTE कहा जाएगा। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यचर्या जारी करें जिसे NCFTE कहा जाएगा। दोस्तों अध्याय 6 तो समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा, दोस्तों समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा दी जाए तो इसके कुछ पॉइंट याद रखना। पहला, समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र को सेज स्पेशल एजुकेशन जोन, दोस्तों स्पेशल एजुकेशन जोन सेज का ध्यान रख लेना आप। विशेष शिक्षा क्षेत्र भी कहा जाएगा, यानी कि इसे विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा, यानी कि समाज में शैक्षिक दृष्टि है उसके पिछड़े क्षेत्र हैं उनको थोड़ा विशेष दर्जा दिया जाएगा, उन्हें विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। दोस्तों जो जेंडर इंक्लूजन फंड है वो खोला जाएगा जो बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए। दोस्तों CWSN बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। दोस्तों जो बच्चे हैं उनको गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना बनाई जाएगी, CWSN जो बच्चे हैं उनको। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अध्याय 7 के बारे में। दोस्तों विद्यालय परिसर यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स SC, तो विद्यालय परिसर में अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग, दोस्तों कोठारी आयोग याद रखना 1964 से 66, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग ने दी, यानी कि विद्यालय परिसर की अवधारणा है वो सर्वप्रथम किसने दी तो कोठारी आयोग ने दी। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। जो 5 से 10 किलोमीटर है उसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल कॉम्प्लेक्स है वो उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्रित बनाए जाएंगे। बाल केंद्र यानी ये सभी चीज़ें आपको उस किलोमीटर के दायरे में आपको प्राप्त हो जाएगी और इसकी अवधारणा कोठारी आयोग ने दी। इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति SCMC, इन दोस्तों याद रखना SCMC स्कूल कॉम्प्लेक्स का गठन किया जाएगा इसके संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए, यानी ये समिति है जो ये संसाधन उपलब्ध कराएगी आपको। दोस्तों आगे हम बात करते हैं अध्याय 8 के बारे में। तो मानक निर्धारण का प्रत्ययन, यानी प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया जाएगा, यानी कि जो प्रत्येक राज्य हैं उसके अंदर शिक्षा नीति के जो मानक हैं उनको निर्धारण करने के लिए मानक स्थापित किए जाएंगे जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। दोस्तों इसको हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि स्कूली शिक्षा विभाग, उसके आगे स्कूल शिक्षा निदेशालय SCERT और SSA यानी SSA। तो इस SSA यानी इसका सबसे पहले स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में बात करें तो शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करेगा स्कूली शिक्षा विभाग। जो शैक्षिक की नीति हैं उनका निर्धारण स्कूली शिक्षा विभाग करेगा और नीतियों का क्रियान्वयन करना तथा मॉनिटरिंग करना तो ये काम स्कूली शिक्षा निदेशालय का है। जो स्कूली शिक्षा निदेशालय है उनका काम ही निर्देश देना है, यानी कि इनके क्रियान्वयन या मॉनिटरिंग करने का काम यही करेंगे। और SCERT जो कि उदयपुर अकादमी कार्य करना, यानी कि जो SCERT
SCERT हैं, वो RSCERT उदयपुर के द्वारा जो काम है उसका काम है अकादमिक कार्य करना। और SSSA का अर्थ है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज़। तो जो इसके काम है वो SSC इसके फुल फॉर्म दोस्तों याद रख लेना SSSA के। दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट मेरे को लगता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग में रख लेना। और दोस्तों ये नई वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, बाकी मैं धीरे धीरे मैं आपको ओपन मैं दोस्तों आपको ऐसी 3rd ग्रेड की तैयारी कराने वाला हूँ ना। आप खुद कहेंगे सर, और वो सब फ्री में। एक कोर्स लॉन्च करूँगा वो भी फ्री में, उसके डे बाय डे हमेशा वीडियो आते रहेंगे, कभी मैं ऐसे रुकूंगा नहीं और आपके लिए ये अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त कर दूंगा। तो दोस्तों आगे हम बात करें राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। तो ये प्राधिकरण राज्य के स्कूलों जो हैं उनके मानकों का निर्धारण करता है। तो दोस्तों राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण क्या करता है कि जो स्कूलों के मानक हैं उन मानकों को निर्धारण करने का काम इस राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण का ही है। तो राज्य में NEP 2020, तो NEP 2020 के बारे में और बात करते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए सार्थक नामक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो 5.3.3.4 के अनुसार, यानी दोस्तों सबसे पहले वापस हम ऊपर वाले पढ़ते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, इस शिक्षा मंत्रालय का भारत सरकार जो है उसके द्वारा इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए सार्थक नामक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सार्थक नामक दिशा निर्देश दोस्तों याद रख लेना। तो 5.3.3.4 5+3+3+4 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का निर्धारण करना। राष्ट्रीय स्तर NCERT द्वारा राज्यों SCERT तथा राज्यों में, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर NCERT और राज्यों में SCERT। तो दोस्तों NCFFS फाउंडेशन स्टेज जो कि 10/10/2022 को निर्माण हुआ था। तो प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक ये काम होगा। और NCFSE स्कूली शिक्षा जो है वो 23/8/2023 को कक्षा 3 से 12 तक के लिए ये NCFSE स्कूली शिक्षा है। दोस्तों NCFTE टीचर एजुकेशन। और दोस्तों आप याद रखना NCFTE है जो टीचर एजुकेशन इसका अर्थ होता है। और NCFAE यानी प्रौढ़ शिक्षा, यानी राज्य में चारों पाठ्यचर्याओं के निर्माण के लिए 7 डाइट का संयोग लिया गया है, यानी उनका सहायता ली गई है। और दोस्तों 3 संचालन समितियों का गठन किया गया है। तो 3 संचालन समिति उनका गठन किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति पर कार्य करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। इसके लिए जो 6 समूह बनाए गए हैं, जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति पर कार्य करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कॉलेज उच्च शिक्षा, यानी कॉलेज आपको पता उच्च शिक्षा ही कहते हैं। तो MPhil नामक पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया। जो दोस्तों पहले MPhil नामक पाठ्यक्रम चलता था उसको बंद कर दिया गया है। और ABC की स्थापना दोस्तों की गई है। ABC का अर्थ होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो इसकी स्थापना की गई है जो स्नातक स्तर पर की गई है। और स्नातक शिक्षा UG, जैसे कि 1 वर्ष प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष डिप्लोमा और तीसरे वर्ष डिग्री दी जाएगी। यानी पहले वर्ष आपको प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा, दूसरे वर्ष डिप्लोमा, यानी आपको डिप्लोमा मिलेगा अर्थात आपने 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, और तीसरे वर्ष आपको डिग्री दी जाएगी। दोस्तों स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया जाएगा। जो दोस्तों स्नातक स्तर की शिक्षा है उसमें परिवर्तन किया गया है। और बहुविलीय प्रवेश व बाहर की व्यवस्था की गई है। और जो बहुविषय हैं उनके प्रवेश किए गए हैं और बाहर की व्यवस्था की गई है। दोस्तों ये था आपकी NCF 2020। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है आपके परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों ऐसी वीडियो आपको बहुत मिलते रहेंगे। मैं दोस्तों एक बार आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। 3rd ग्रेड नौकरी नहीं लगा दूँ तो मेरा आप मान लेना कि ये चैनल फर्जी था। दोस्तों मैं ये बताता हूँ धीरे धीरे मैं अपनी एक सेटअप बना रहा हूँ, तो वो बनने के बाद जल्दी ही मैं आपके सामने रहूँगा और एक सब्जेक्ट को आप मैं पूरा क्लियर करूँगा। और राजस्थान GK में बिल्कुल आप सभी को पढ़ाऊँगा। मनोविज्ञान आपके दिमाग में इस प्रकार छाप दूंगा दोस्तों, ट्रिक वाइज। बाकी हिंदी सभी के अंदर वीडियोस आती रहेंगी। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय दोस्तों।